हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में आपके अपने चैनल में। मैं विकास कुमार आज आपको बताने वाला हूं कंप्यूटर के पूरे डिटेल्स के बारे में, कंप्यूटर के बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में, यानी फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। दोस्तों, कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर के सारे कंपोनेंट्स, सारे उसके पार्ट्स, कैसे फंक्शन करता है, कौन कौन से कंपोनेंट्स के क्या काम होते हैं, टोटल इंफॉर्मेशन A to Z इस एक वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले शुरुआत करेंगे कंप्यूटर क्या है, कितने तरह के होते हैं, उसके जनरेशन क्या होते हैं, उसके इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं, मेमोरी क्या होता है, ये एक एक करके सारी चीजें मैं आपको इस प्रेजेंटेशन के जरिए बताने वाला। शुरुआत करेंगे हम अपने पहले टॉपिक से, कंप्यूटर क्या है। ठीक है, तो दोस्तों कंप्यूटर क्या है, मतलब कंप्यूटर की डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले कह रहा है कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो आपके दिए हुए डेटा को समझता है, उस पर काम करता है और हमें एक उपयोगी परिणाम प्रदान करता है, यानी एक उपयोगी हमारे काम का एक रिजल्ट हमें देता है। अगर इसको देखा जाए तो कंप्यूटर जो वर्ड्स है वो कंप्यूट वर्ड से लिया गया है, जो कि आपको पूरा बताता है कि क्या काम होता है। सिंपल वर्ड में कहा जाए तो कंप्यूटर वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो हमसे इनपुट लेता है डेटा और इंस्ट्रक्शन के रूप में, फिर उसके ऊपर प्रोसेस करता है और हमें आउटपुट देता है जो हमारे काम आ सके और जिसका हम यूज कर सके। ठीक है, यानी हमारे दिए हुए डेटा को समझता है, उस पर काम करता है और हमें एक उपयोगी रिजल्ट प्रदान करता है। आज के समय में कंप्यूटर एक मशीन नहीं बल्कि एक स्मार्ट सहायक की तरह काम करता है। चाहे डेटा टाइपिंग हो, चाहे बिल बनाना हो, कैलकुलेशन हो, ऑनलाइन क्लास हो, हर जगह कंप्यूटर की वजह से काम तेज और सटीक और त्रुटि रहित होता है, मतलब बिना किसी गलती के। कंप्यूटर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि डेटा को संभाल के रखने, सेव करके रख सकता है और जरूरत पड़ने पे आप उसको वापस भी ला सकते हैं और उस पर काम करके रिजल्ट देता है। इसी कारण आज कंप्यूटर हर ऑफिस, हर स्कूल, हर दुकान, हर उद्योग की बुनियादी आवश्यकता बन चुका है। ठीक है, कंप्यूटर को शॉर्ट में अगर डिफाइन करें तो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट मैनिपुलेट इंफॉर्मेशन और डेटा। इट हैज एबिलिटी टू स्टोर, रिट्राइव एंड प्रोसेस डेटा। जिसका मतलब हुआ कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो हमसे इनपुट लेता है, प्रोसेस करता है और फिर हमारे लिए रिजल्ट ला करके देता है, हमारे डेटा को स्टोर करके भी रख सकता है। दूसरी चीज, अब हम लोग बात करेंगे कंप्यूटर के जनक के बारे में और कंप्यूटर का एक फुल फॉर्म भी आप यहां पर देखेंगे। एक्चुअली दोस्तों, हम लोग बात करें कंप्यूटर का फुल फॉर्म जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये कंप्यूटर के सारे वर्ड्स को अगर फुल फॉर्म में कन्वर्ट करें तो कुछ इस तरह के आते। ठीक है, फिर उसके बाद से हम लोग कंप्यूटर के जनक के बारे में बात करेंगे, जिन्होंने इसकी शुरुआत की, कंप्यूटर के बारे में सोचा, कंप्यूटर को जन्म दिया, एक तरह से कह सकते हैं। तो दोस्तों, कंप्यूटर का फुल फॉर्म जो है वो है कॉमन ऑपरेटिंग मशीन, यानी एक बहुत ही कॉमन ऑपरेटिंग मशीन जो कि कहीं पर भी आपको अभी मिल जाएगा, जो विशेष रूप से यूज करते हैं हम लोग, यानी जिसको स्पेशली यूज किया जाता है। कहां कहां यूज किया जाता है? व्यापार में, बिजनेस में, आप इसको बिजनेस भी कह सकते हैं, ट्रेड, एजुकेशन में, रिसर्च में। कोई भी ऐसा क्षेत्र अभी नहीं बचा हुआ है जहां पर कंप्यूटर के बिना काम हो सकता है। टोटल हर चीज कंप्यूटर के ऊपर ही निर्भर है। अगर हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि कंप्यूटर अगर आज के समय में ना हो तो इंसान वही स्पीड आज से जो 50 साल पहले था वहां पहुंच जाएगा और उस स्पीड से वापस से काम होने लगेगा। लेकिन अभी तो हमें आदत पड़ गई है 5G की, वापस से आपको शुरुआती इंटरनेट 2G अगर दिया जाए तो आप खुद भी परेशान हो जाएंगे। इसीलिए अब हमें कंप्यूटर की जरूरत ज्यादा लगती है। बट पहले बात करते हैं इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। तो सबसे पहले ये जाना जाता है कि जो सबसे शुरुआती एनालिटिकल इंजन जिसको बोला जाता है, उसको बनाया था चार्ल्स बेबेज ने 1837 में। ये पहला कंप्यूटर था दुनिया का जिसको इंट्रोड्यूस किया था, इन्वेंट किया था चार्ल्स बेबेज ने। ठीक है, जिसको एनालिटिकल इंजन कहा जाता है। उससे भी पहले 1822 में
उन्होंने एक डिफरेंस इंजन बनाया था जिसका नाम था डिफरेंस इंजन। ये दोनों ही चीजें उन्होंने बनाई, इस वजह से उनको फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। कंप्यूटर का जो आधुनिक स्वरूप आज हम देख रहे हैं वो एक ही व्यक्ति की सोच का परिणाम है, वो है चार्ल्स बेबेज। जैसा कि मैंने आपको बताया 1822 में उन्होंने डिफरेंस इंजन बनाया जो एक कठिन गणितीय गणनाएं करता है। फिर 1837 में उन्होंने एनालिटिकल इंजन डिजाइन किया जिसमें इनपुट, डिवाइस, स्टोरेज, प्रोग्रेस या प्रोसेसर आप कह सकते हैं, आउटपुट सब शामिल थे। यही आधुनिक कंप्यूटर का पूरा खाका था, जो मशीन था, और आज यही मौजूद है हमारे साथ एक नए रूप में। हालांकि उस समय टेक्नोलॉजी कमजोर थी और यह मशीनें पूरी तरह तैयार नहीं हो सकी, लेकिन बैबेज ने कंप्यूटर का भविष्य पहले ही बना दिया, इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है, फादर ऑफ कंप्यूटर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक बहुत ही जरूरी टॉपिक पे बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपने बार बार देखा होगा एक वर्ड जो आ रहा था वो था डेटा और इंफॉर्मेशन। तो हम आपको एक चीज क्लियर कर देते हैं कि डेटा क्या होता है और इंफॉर्मेशन क्या होता है। ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए किसी को भी। तो ये टॉपिक आप पूरी तरह अच्छे से समझ लें। तो सबसे पहले जान लीजिए डेटा का मतलब क्या होता है। डेटा और सूचना यानी इंफॉर्मेशन दोनों एक जैसे लगते हैं, लेकिन दोनों पूरी तरह अलग होते हैं। डेटा वह कच्चा तथ्य है यानी रॉ मटेरियल है जिसका कोई अर्थ नहीं है। जैसे यहां पर आप देख सकते हैं कि कुछ नंबर्स हैं, आपको दिखाता हूं। ये कुछ एबीसीडी टेक्स्ट लिखे हैं, कुछ नंबर्स हैं और एक सेंटेंस भी है आपके सामने, मशीन, कंप्यूटर एंड इज इलेक्ट्रॉनिक द, जिसका कोई मतलब नहीं निकलता है। लेकिन इसी चीज को एक प्रॉपर तरीके से किसी का नाम लिखा हुआ है, किसी का फोन नंबर हो सकता है, और इसी सेंटेंस को हमने एक प्रॉपर सीक्वेंस में सजा दिया, तो ये हो गया कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, यानी अब ये एक मैसेज हमें दे रहा है। और इसी तरह से हमारा कंप्यूटर का प्रोसेसर भी काम करता है और इस परिणाम को इसमें कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। यानी आप कह सकते हैं डेटा मतलब आपका पास जो भी चीजें भी मौजूद है। इसको बहुत अच्छे एग्जांपल से मैं आपको क्लियर कर देता हूं। डेटा का मतलब आप कह सकते हैं जैसे एग्जाम में मिले आपको हर सब्जेक्ट में मार्क्स, अगर कोई आपसे पूछे कि आप फर्स्ट आए हैं या सेकंड आए हैं तो आप उन्हें क्या बताएंगे, रिजल्ट में फर्स्ट या सेकंड बताएंगे। आप कहेंगे कि मेरे मैथ में तो 80 नंबर आए हैं। कोई पूछता है बाबू क्या रिजल्ट आया है, आप बोलेंगे मैथ में 80 नंबर आया है। ये तो रिजल्ट नहीं है, आप क्या बता रहे हैं, एक डेटा बता रहे हैं। आप बोलेंगे इंग्लिश में मेरे 60 नंबर आए हैं, आपको बताना है कि मेरे टोटल 350 नंबर आए हैं, 310 नंबर आए हैं, मैं फर्स्ट हूं, मैं सेकंड हूं, ये आप बोलेंगे। दैट इज कॉल्ड आपका इंफॉर्मेशन। और एक एक पर्टिकुलर टॉपिक क्या कहलाएगा, एक एक सब्जेक्ट में मिले हुए नंबर डेटा कहलाएगा। उन्हीं को प्रोसेस करके आपका रिजल्ट निकाला जाता है। आप कोई फॉर्म भर रहे हैं, उसमें आपका नाम, फादर्स नेम, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ, ये सब चीज डेटा कहलाएगा, ठीक है। और इन्हीं का पूरा कलेक्टिव जो फॉर्म आप भरेंगे वो क्या कहलाएगा, आपका इंफॉर्मेशन। उम्मीद है अब से आप डेटा और इंफॉर्मेशन में किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। डेटा इजकल टू रॉ फैक्ट्स, प्रोसेसिंग किया जाता है सिस्टम द्वारा, और इंफॉर्मेशन का मतलब मीनिंगफुल रिजल्ट, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग कंप्यूटर के पूरे प्रोसेसिंग सिस्टम का, यानी कंप्यूटर किस तरह से काम करता है, कंप्यूटर एक्चुअली में किस सीक्वेंस में काम करते हैं, इसका पूरा एक साइकिल क्या है। तो 4 स्टेज होते हैं इसमें, जिसमें सबसे पहला नंबर होता है इनपुट, दूसरा नंबर होता है प्रोसेस, तीसरा नंबर होता है आउटपुट, और चौथे नंबर में आता है स्टोरेज। ये टोटल 4 स्टेप में काम करता है। दोस्तों अगर आपको कंप्यूटर से कोई भी काम कराना है तो सबसे पहले आपको उसे कुछ लिख करके, कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ डेटा आपको टाइप करके उसे एक कमांड देना होगा, उसे बताना होगा, जिसमें हम लोग कीबोर्ड का यूज करेंगे, माउस का यूज करेंगे, स्कैनर का यूज करेंगे और इससे सिस्टम में इनपुट करेंगे। फिर उसके बाद से सीपीयू में जो कुछ भी मौजूद होता है, प्रोसेसर, हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर, उन सब की मदद से वो क्या करता है, प्रोसेसिंग करता है, अब काम करता है उसके ऊपर। जैसे आपने कुकर में सामान डाल दिया, चावल डाल दिया, पानी डाल दिया, अब उसके बाद से प्रोसेसिंग होगा, वो पकेगा, फिर उसके बाद आपको चावल बन करके रेडी मिलेगा जो आप खा सकते हैं। तो ये चीज अब नेक्स्ट प्रोसेसिंग के बाद क्या होता है, आउटपुट, ठीक है।
हमने इंफॉर्मेशन ढूंढा, ये फाइल ढूंढ करके ओपन किया, अब हमारे सामने आ गया, हम स्क्रीन पे देख सकते हैं। दैट इज कॉल्ड आउटपुट। एनी इंफॉर्मेशन दैट हैज बीन प्रोसेस्ड एंड कम्स फ्रॉम कंप्यूटर, कोई भी इंफॉर्मेशन जो कंप्यूटर से प्रोसेस हो रहा है और हमें दिखाया जा रहा है, उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? आउटपुट बोलते हैं, जो हम मॉनिटर और प्रिंटर पे देख सकते हैं। और फिर उसके बाद से जरूरत के हिसाब से हम इस इंफॉर्मेशन को अपने कंप्यूटर में स्टोर करके रख लेते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं स्टोरेज, यानी कि हमने सेव कर लिया। अब फिर हम इसको वापस से ओपन करेंगे, फिर से उस पर कुछ इनपुट करेंगे, फिर प्रोसेस होगा, फिर आउटपुट मिलेगा एंड देन फिर स्टोरेज होगा। यही साइकिल कंप्यूटर में चलता रहता है। उम्मीद है आप ये क्लियर समझ गए होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, कंप्यूटर कितने तरह के होते हैं इस टॉपिक के ऊपर। दोस्तों, कंप्यूटर कितने तरह के होते हैं ये जानना बहुत जरूरी है, और ये एक थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टाइप का क्वेश्चन भी होता है। कई बार लोग इसमें गलत जवाब देते हैं, जबकि वो जानते हुए भी समझ नहीं पाते हैं कि सही वाला जवाब आपको क्या देना है। ठीक है, तो पहले नंबर, अगर आपसे कोई पूछता है साइज के हिसाब से कंप्यूटर कितने तरह के होते हैं, डिजिटल कंप्यूटर कितने तरह के होते हैं, तो उसका जवाब आपका होगा टोटल 4 कंप्यूटर होते हैं। पहला नंबर माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर। लेकिन अगर आपसे किसी ने पूछा कंप्यूटर कितने तरह के होते हैं, ठीक है, तो उसका जवाब आपका होगा कि कंप्यूटर हमारा 3 तरह का होता है, जिसमें पहला होता है एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा होता है डिजिटल कंप्यूटर और तीसरा होता है हाइब्रिड कंप्यूटर। ये 3 कंप्यूटर्स होते हैं जो कि टोटल कंप्यूटर्स को कैटेगराइज कर देते हैं। अब एक एक करके सबके डेफिनेशन मैं आपको क्लियर कर दूंगा, और इन चारों के बारे में भी मैं आपको फुल डिटेल बताने वाला हूं। दोस्तों, एक और चीज मुझे याद आया, मैं अभी सोच रहा हूं आपको वो भी बता दूं। कंप्यूटर को एक्चुअली हिंदी में क्या बोलते हैं, तो आप इसको नोट करके रख सकते हैं। ये अक्सर पूछा जाता है, संगणक बोलते हैं इसको, मतलब गणना करने वाला। अगर शुद्ध हिंदी में इस कंप्यूटर को आप लिखना चाहें तो ऐसे लिखा जाता है, संगणक। ठीक है, आप चाहें तो नोट करके, अक्सर इसको लोग, जैसे लोग पूछ देते हैं एम्बुलेंस का हिंदी क्या है, वैसे ही कंप्यूटर का अगर किसी ने पूछा तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। अब हम लोग बात करते हैं कंप्यूटर कितने तरह के होते हैं। तो पहला नंबर में आएगा हमारा एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है, कैसे काम करता है, इसके बारे में फुल डिटेल्स अब मैं आपको बताने वाला हूं। तो एनालॉग कंप्यूटर वे मशीनें होती हैं जो कंटिन्यूअसली सिग्नल्स पर काम करती है, ठीक है, जिसमें आपको कंटिन्यूअसली वोल्टेज बढ़ाना घटाना, टेम्परेचर कम अधिक करना, दबाव, गति, या फिर जो काम आपको करना है उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके रोटेट करने होंगे गियर्स, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल पार्ट्स को कंटिन्यूअसली आपको चेंज करते रहना पड़ता है, जिसके कारण आपका एनालॉग कंप्यूटर कैलकुलेट करके आपको रिजल्ट देता है। आप फिगर में देख सकते हैं इस तरह के कंप्यूटर होते थे जब एनालॉग कंप्यूटर होते हैं। हालांकि अब इनके दौर एक तरह से कह सकते हैं नहीं के बराबर रह गया है। अभी जो हम कंप्यूटर यूज कर रहे हैं वो होते हैं डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर जो काम करता है वो आपका अभी के टाइम का काम होता है। जो ये यूज करता है कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर को आप कह सकते हैं आज के दुनिया का सबसे उपयोग किया जाने वाला कंप्यूटर है। ये 2 भाषा पे काम करता है, जिसमें से एक होता है 0 और दूसरा होता है 1, और इसी दोनों चीजों को ये समझता है। 0 1 के अलावा आपके डिजिटल कंप्यूटर को कुछ नहीं आता है। एक्चुअली कहा जाए तो कंप्यूटर को 0 1 के सिवा कुछ आता ही नहीं है। ये आप क्लियरली समझ लें, क्योंकि दुनिया का हर एक इलेक्ट्रॉनिक सामान आप या तो ऑन कर सकते हैं या आप ऑफ कर सकते हैं। और 0 और 1 को अगर आप थोड़ा सा डिटेल में जाने तो 0 का मतलब होता है ऑफ, 1 का मतलब होता है ऑन। और कंप्यूटर को भी इसी प्रोग्रामिंग के जरिए पूरा तरह से प्रोग्राम किया गया है, जिसमें डिजिटल कंप्यूटर उन्हीं बाइनरी एसेंशियल नंबर्स पे काम करता है जो 0 और 1 हमने बताया आपको। डिजिटल कंप्यूटर को 4 साइजेस में बांटा गया है, जो पिछले स्लाइड्स पे मैंने आपको बताया था। माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर। इनको साइज के हिसाब से लाइन से रखा गया है, जिसमें ये आपका काम काफी तेजी में और एकदम सही सही करके देता है। ठीक है, अब हम लोग एक एक करके बात करते हैं इसके अंदर आने वाली सारी चीजों के बारे में। दोस्तों, पीसी, लैपटॉप, मोबाइल, ये सब भी डिजिटल कंप्यूटर के ही आप उदाहरण कह सकते हैं। अब हम लोग बात कर रहे हैं हाइब्रिड कंप्यूटर के बारे में। हाइब्रिड कंप्यूटर
एक तरह से कॉम्बिनेशन है, डिजिटल और एनालॉग दोनों को मिला करके बनाया गया। एनालॉग वाला हिस्सा तुरंत माप लेता है और डिजिटल वाला हिस्सा तेज गणना करता है। जैसे आपको ईसीजी मशीन आपने देखा होगा, या आईसीयू मॉनिटरिंग सिस्टम, परमाणु शोध उपकरण, ये सब कुछ उदाहरण है जो कि आपके एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर का मिक्सिंग कॉम्बिनेशन होते हैं, और कुछ इस तरह से ये काम करते हैं। ठीक है, तो इसमें दोनों टेक्नोलॉजी का जब यूज किया जाता है उसी को हम लोग बोलते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। अब माइक्रो कंप्यूटर की बात करते हैं, जो डिजिटल कंप्यूटर का फर्स्ट नंबर हमारा टॉपिक था, माइक्रो कंप्यूटर। अब माइक्रो कंप्यूटर क्या है, काफी डिटेल्स में मैंने आपको दे दिया है। अब यहीं पर मैं आपको एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं, ये जो पीडीएफ फाइल है, ये जैसे मैं सारे वीडियोस में ऐड करके दे देता हूं स्टूडेंट्स के लिए, एकदम इजीली एक क्लिक में आप डाउनलोड कर सकते हैं। जी हाँ, इस फाइल का भी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा, एक एक टॉपिक काफी डिटेल में मैं आपको समझाने वाला हूँ। किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सिर्फ एक ये सिंगल फंडामेंटल का वीडियो, कंप्यूटर बेसिक्स का वीडियो काफी है आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट करने के लिए। फंडामेंटल से रिलेटेड हर तरह की नॉलेज मैं आपको इसमें देने वाला हूँ, जो कंप्यूटर से रिलेटेड है, जिसकी जानकारी होनी चाहिए। तो अब हम लोग बात कर रहे थे माइक्रो कंप्यूटर के बारे में। माइक्रो कंप्यूटर किसे बोलते हैं हम लोग? तो इसका नाम माइक्रो कंप्यूटर पढ़ने के पीछे सबसे बड़ी रीजन है इस प्रोसेसर की वजह से, जिसका नाम होता है माइक्रो प्रोसेसर। ये लगा होता है आपके माइक्रो कंप्यूटर में, जिसको यूज किया जाता है घर में, स्कूल में, कहीं ऑफिस में, सभी जगहों पे लगभग इन्हीं का यूज किया जाता है। आप जो कंप्यूटर में अगर आप देख रहे हैं उसे भी माइक्रो कंप्यूटर ही कहा जाता है। माइक्रो कंप्यूटर मतलब ये नहीं कि बहुत छोटा सा कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर मतलब वो कंप्यूटर जिन्हें हम अपने पर्पज से यूज करते हैं। इसमें इस प्रोसेसर की वजह से इसका नाम लगा है माइक्रो कंप्यूटर, जिसको हम लोग सीपीयू भी कहते हैं। सीपीयू भी कहते हैं इसी को, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसमें क्या क्या लगा होता है? कीबोर्ड होगा, माउस होगा, और कुछ मेमोरी वगैरह के पार्ट्स जो इसमें अंदर लगे होते हैं, और इन सबको मिला करके ये हमारे लिए जितना भी जरूरी काम होता है वो सब कुछ करके देता है। माइक्रो कंप्यूटर ऑफिस में इजीली एक डेस्क के ऊपर आप रख के यूज कर सकते हैं। अपने जितने भी काम चाहे तो आप इस माइक्रो कंप्यूटर से आसानी से कर सकते हैं। तो अभी आप जिस कंप्यूटर में अगर यूज करें तो वो भी यही माइक्रो कंप्यूटर ही होता है। अब माइक्रो कंप्यूटर भी दो तीन तरह के हो सकते हैं, दो तीन कैटेगरीज इसमें की जाती है, जिसके बारे में मैं आपको समझाता हूं आगे। तो माइक्रो कंप्यूटर को आप कहें तो इसे दो कैटेगरी में बेसिकली बांटना होगा। पहला नंबर डेस्कटॉप कंप्यूटर, दूसरा नंबर लैपटॉप। अब डेस्कटॉप कंप्यूटर क्या होता है? तो जो भी आप कहीं ऑफिस में जाइएगा, किसी बैंक में आप जाते होंगे, तो एक कंप्यूटर रखा रहता है, साथ में सीपीयू होता है, कीबोर्ड माउस अलग से लगा होता है, वो हो गया डेस्कटॉप कंप्यूटर, जिसको किसी एक फिक्स जगह पे आप यूज कर सकते हैं। किफायती है, आप जरूरत के हिसाब से उसमें कॉन्फ़िगरेशन करा सकते हैं, सस्ता और आसानी से उसका कीबोर्ड माउस मिल जाएगा अगर खराब होगा तो। ये इसके मेन खासियत है। बट इसके साथ डिमेरिट ये है कि अगर लाइट कटा तो बंद हो जाएगा, फिर आपको अलग से इन्वर्टर या यूपीएस चाहिए जो उसको बैकअप देता रहे। दूसरी नंबर चीज, लैपटॉप में ये बेनिफिट हो जाता है कि सब कुछ एक ही सिस्टम में इनबिल्ट कर दिया गया। इसको बनाने का मेन पर्पस क्या है कि आप इसको मोबाइल की तरह यूज कर सकें। मोबाइल मतलब कहीं भी ले जाकर के यूज कर सकें, ये इसका मेन पर्पस है। इसमें टच पैड होता है, इनबिल्ट कीबोर्ड होता है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले लगा होता है। तो मोबाइल यूजर के लिए ये तो बेस्ट चॉइस होगा। आप इसी में वाईफाई वगैरह सारा चीज यूज कर सकते हैं। कैमरा भी आपके लैपटॉप के स्क्रीन पे लगा होता है। इसमें आपको हो सकता है ऊपर अलग से वेबकैम कनेक्ट करना पड़े, लेकिन इसमें इनबिल्ट होता है। लेकिन यही प्रॉब्लम इसके साथ एक और है कि अगर इसके कोई भी पार्ट्स, कीबोर्ड या माउस, कुछ भी टच पैड खराब होता है तो थोड़ा सा आपके लिए महंगा रहेगा। बट दोनों के अपने अपने काम है। अगर ऑफिस यूज के लिए चाहिए तो आप डेस्कटॉप ले सकते हैं। अगर आपको पर्सनल यूज के लिए चाहिए, जिसे आप कहीं भी लेकर के जा सके, यूज कर सके, तो उसके लिए आपको लैपटॉप कंप्यूटर चाहिए। ठीक है, इसी को हम लोग पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं, इन्हीं दोनों कंप्यूटर को। अब हम बात करते हैं साइज के हिसाब से बांटे गए दूसरे कंप्यूटर के ऊपर, जिसको हम लोगों ने नाम दिया था मिनी कंप्यूटर। देखिए, मिनी कंप्यूटर ये आपका रहता है, जिसको काफी पहले बनाया गया था। ये आकार के हिसाब से बात करें तो मेन फ्रेम और माइक्रो कंप्यूटर के बीच में आता है। एक समय था जब इसका यूज किया जाता था। ठीक है, बड़े उद्योगों में इसको काफी यूज किया गया शुरुआत के दौर में।
अभी इसका जनरेशन खत्म हो चुका है। ये 1960s में सबसे ज्यादा चला, 1960 के दशक में, और इसमें तीसरे जनरेशन के सारे कंपोनेंट्स वगैरह लगे थे। उस समय का अगर मैं नाम लूं तो एक कंप्यूटर का नाम है जिसका नाम है 12 बीट PDP-8। ये एग्जाम्पल है आपके उस समय का। इसमें ट्रांजिस्टर, कोर मेमोरी, ये सब टेक्नोलॉजी यूज होती थी। 12 बीट PDP-8 एक मिनी कंप्यूटर है जो इक्विपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा बनाया गया था 1960s में। सोच लीजिए, आज से काफी पहले उस समय ये यूज में आता था। अब तो टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ गई और इसके जगह पे अब जो मेनली यूज होते हैं बड़े बिजनेसेस में वो होते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। हम उसकी बात करते हैं अब। दोस्तों, मेन फ्रेम कंप्यूटर एक लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, बड़े बिजनेसेस के लिए होता है। बड़ी कंपनियां, सरकारी संस्थानों के लिए बनाए गए हजारों उपभोक्ता, लाखों लेन देन एक साथ संभाला जा सके। पूरा का पूरा बैंकिंग, रेलवे सिस्टम, ये सब कुछ इसी पे तो चलता है। कहीं एक जगह डेटा, आप कभी सोचे हैं कि आप जाकर के किसी बैंक में पैसा जमा किए किसी कैशियर के पास, वो पैसा तो उसके पास रहा, बट आप थोड़े ही देर बाद उस पैसे को अपने फोन पे से किसी को पेमेंट में यूज कर लिए देने के लिए। आप एटीएम से जाकर के पैसे निकाल सकते हैं इजीली। आप कहीं किसी और ब्रांच से भी, किसी तरह के किसी और एटीएम से भी निकाल सकते हैं पैसे को। तो ये सारा पॉसिबल कैसे होता है? यानी वो डेटा उस एक सिंगल ब्रांच के पास नहीं है, बल्कि कहीं किसी और जगह पे सेंट्रलाइज है और वहां से उसको मल्टीपल जगहों पर एक्सेस किया जा रहा है इंटरनेट के जरिए। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर यही होता है जिसको एक जगह रखा गया और बाकी सब लोग उसको यूज कर रहे हैं। टिकली सर्वर बेस्ड काम किया जाता है। एक बड़ा सा सर्वर होता है जिसमें पूरा डेटा स्टोर रहता है और ये ऑनलाइन रहता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे सुपर कंप्यूटर की। दोस्तों, सुपर कंप्यूटर ये मतलब दुनिया के सबसे तेज कंप्यूटर और शक्तिशाली कंप्यूटर्स हैं। इसका उपयोग मौसम पूर्वानुमान, अंतरिक्ष का शोध करना है, परमाणु से रिलेटेड शोध करना है, भूकंप विशेषज्ञ की जानकारी पता करनी है, इस तरह के कामों में इसको यूज किया जाता है। ये बहुत ही पैरेलल प्रोसेसिंग और हाई, मतलब जितना भी मुश्किल कैलकुलेशन या काम करना हो वो सब इजीली कर देता है। जैसे क्वांटम फिजिक्स, मैकेनिक्स, वेदर फोरकास्टिंग, जो मैंने बताया मौसम के बारे में आपको पहले पता चलता है, वो सब इसी के वजह से हो पाता है। सुपर कंप्यूटर किसी व्यक्ति के पास नहीं हो सकता, या तो बहुत बड़ी कंपनी हो जैसे नासा है, इसरो है, सरकारी संस्थान है, ये सब इन लोगों के पास है, या तो अमेजॉन जैसी बहुत बड़ी कंपनी इसके पास है, ये लोग यूज कर। अब हम लोग कंप्यूटर के सारे कितने तरह के होते हैं इसके बारे में काफी अच्छे से समझ चुके हैं। टोटल कंप्यूटर 3 तरह के थे और डिजिटल कंप्यूटर को साइज के हिसाब से 4 हिस्सों में बांटा गया था। अब जो हम लोग बात करने वाले हैं, जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा वो होगा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर की पीढ़ी, जिसमें हम लोग सीखेंगे कि कंप्यूटर 10 साल कैसे आगे बढ़ता चला गया, किस तरह से ये बहुत अच्छा काम करता रहा हमारे लिए, और आज जो हम कंप्यूटर यूज कर रहे हैं शुरुआती दौर में ये कैसा था। कुछ इंफॉर्मेशन बहुत ही मजेदार आपको और ऐसी जानकारी आपको मिलेगी जो कि आपने सोचा भी नहीं होगा कि शुरुआती कंप्यूटर क्या ऐसे भी होते थे। तो जो शुरुआती हमारा फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है 1940 से लेके 1956 तक ये रहा, ठीक है, जो कि 1945 के लगभग में इसको बनाया गया था यूएस आर्मी रिसर्च यूनिट द्वारा। स्पेशली बहुत सारे काम थे उस समय, जिसके लिए आप अगर याद करें तो 1940 के समय में सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था, जिसके वजह से अमेरिका रोज नए इन्वेंशंस पे काम करता था कि कुछ ऐसी चीजें खोजी जाए जिससे कि ये वार खत्म हो जाए एक दिन में और पूरी दुनिया पे हमारा जीत हो जाए। ये चीजें चल रही थी और उसी समय ये नए नए खोजे होके आ रही थी। ये पहला जो कंप्यूटर था इसका नाम था ENIAC, यानी इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। सीधे सीधे भाषा में कहें तो एक कैलकुलेशन करने वाला कैलकुलेटर। लेकिन अगर आप इसका पूरा कंबाइंड कॉम्बिनेशंस की बात करेंगे, क्या क्या चीजें इसमें यूज हुई, कितने तरह की टेक्नोलॉजी हुई, तो वो सब कुछ इसमें आपको मिलेगा। 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स, 30 टन वजन था इसका, 1 टन में 1,000 किलो, यानी 30,000 किलो का था। बहुत ज्यादा गर्मी बहुत सारे वैक्यूम ट्यूब्स के वजह से क्रिएट होते थे, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी भी आपका लेता था। तो ये कंप्यूटर शुरुआती दौर में शुरू हुए, लेकिन अगर ये शुरू नहीं होते तो आज हमारे हाथ में वो कंप्यूटर नहीं होता जिसे हम यूज कर रहे हैं और बहुत ही आसानी से अपना काम कर रहे हैं। सेकेंड जनरेशन, अब जो वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी थी वो बदल के आगे चली गई और इसी के साथ शुरू हुआ सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर,
जिसमें हम लोग ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। ये ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी ये 1956 से लेकर 1965 तक रहा। ये बहुत ही तेज, विश्वसनीय और छोटे आकार का था। कोबोल, फोटोन जैसी भाषाएं इस समय आ गई और उनका यूज किया जाने लग गया। ये सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर है जो 1950 में लॉन्च किया गया। कुछ एग्जांपल्स भी मैंने यहाँ पर दे रखे हैं आपको। हनीवेल 800, IBM 1620, IBM 1401, ये उस समय के कंप्यूटर है जो सेकेंड जनरेशन में बनाई गई। ये वो ट्रांजिस्टर्स हैं जिनका यूज किया गया उस कंप्यूटर को बनाने में, सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर को। और ये पूरी तरह से आपके फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर से 10 गुना तेज थी, 10 गुना कम जगह लेती थी, बिजली कम लेती थी और काम करने में भी काफी बेहतर था। अब हम लोग बढ़ते हैं तीसरे जनरेशन की तरफ। दोस्तों, जनरेशन जानना बहुत जरूरी है। हम जनरेशन पढ़े अपने बारे में तभी हम जानते हैं कि हम क्या थे आज से हजारों साल पहले और अब हम लोग क्या बने हुए हैं। इसलिए कंप्यूटर का भी जनरेशन, अगर आप कंप्यूटर पढ़ने जा रहे हैं तो उससे पहले जानना बहुत जरूरी होता है। अब हम लोग बात करेंगे तीसरे जनरेशन का। तीसरे जनरेशन में जो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज की खोज हुई और उसके साथ हमारा तीसरा जनरेशन शुरू होता है, वो था, आज भी आप बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक चीजें और बहुत सारे सामान जो आप देखते हैं उसमें आपको सुनने को मिलता है एक वर्ड आईसी, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट के साथ ही शुरू हुआ थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर। 1960 के बाद से जो इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें थी, जैसे रेसिस्टर, ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर, ये सब छोटे छोटे इक्विपमेंट्स बनाए जाने लग गए और सबको मिला करके एक साथ इनबिल्ट करके एक कंप्यूटर बनाने में यूज किया जाने लग गया। और उसके साथ ही रिवॉल्यूशन हुआ और आपके थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर की शुरुआत हुई। इसकी क्षमता, इसकी स्पीड और विश्वसनीयता, इसमें काफी ज्यादा सुधार हुआ और एक तरह से कहें तो 10 स्टेप और आगे चले गए आप, और ये आपका जनरेशन चेंज करके सेकंड से थर्ड में एंट्री करा दिया। तो थर्ड जनरेशन शुरुआत हुआ आईसी के खोज के साथ। आज भी कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज खराब होता है, आप जाएंगे बनवाने तो आपको सुनने को मिलेगा कि उसका आईसी खराब हो गया है या जल गया है, उसे चेंज करना पड़ेगा। यही इसकी मेन चीज है। 1965 में इसको लॉन्च किया गया और उस समय के कंप्यूटर का एक एग्जांपल मैंने यहाँ लिख दिया है, IBM 360। ये तीसरे जनरेशन का कंप्यूटर है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे चौथे जनरेशन के कंप्यूटर के बारे में। चौथे जनरेशन के कंप्यूटर यानी चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर, जिसमें जो आपका माइक्रो प्रोसेसर था उसको और ज्यादा इंप्रूव किया गया। माइक्रो प्रोसेसर को इंप्रूव करने से जहां पर थोड़े से ट्रांजिस्टर्स फिट होते थे वहां पर और ज्यादा फिट होने लग गए और यहीं से शुरुआत हुआ आपका लैपटॉप और स्मार्टफोन। ये सारी चीजें शुरू हुई। जो आपका आईसीज का जो टेक्निक था वो लार्ज स्केल इंटीग्रेशन में बदल गया और साथ ही साथ वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन में भी बदल गया। और चौथे जनरेशन में जिस चीज की खोज हुई उसी को हम लोग बोलते हैं वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन चिप, जिसमें 1000 के करीब में सिलिकॉन ट्रांजिस्टर एक ही सिलिकॉन चिप पर सेट कर दिए गए। और यहां से आपका कंप्यूटर का दौर शुरू हुआ, जो कि आम लोगों के हाथों में अब कंप्यूटर पहुंचना शुरू हुआ और हर कोई इजीली इसको एक्सेस खरीद सकता था, यूज कर सकता था। ये था चौथे जनरेशन का। और जब अब हम पांचवें जनरेशन की बात करते हैं तो ये तो जनरेशन अभी चल रहा है, जो कि आप रोज सुनते हैं और रोज आप इस पे कुछ ना कुछ काम भी करते हैं। इससे रिलेटेड आपको कुछ ना कुछ हेल्प भी मिलता है और उसकी मैं बात कर रहा हूं, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जो पांचवा जनरेशन है हमारा कंप्यूटर का, वो पूरी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस है। यानी रोबोटिक्स, मशीन लर्निंग, क्वांटम कंप्यूटिंग, प्राकृतिक भाषा में हमारा जवाब देना या हमसे सवाल पूछे जाने पर कंप्यूटर या मशीन या रोबोट्स हमसे हमारी भाषा में बात कर, ये सारी चीजें आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से पॉसिबल है। ये पांचवें जनरेशन में हमारा शुरू हुआ, जो कि अभी डेवलपमेंट स्टेज में है और ये बढ़ते ही जा रहा है। और हर रोज आप देखते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड कुछ ना कुछ आपको इन्वेंशंस या फिर नए खोजे, जो कुछ भी आता है मार्केट में आपको देखने को मिलता है। तो पांचवें जनरेशन को हम कह सकते हैं ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस है, जो हमारे नेचुरल लैंग्वेज पे काम करेगा, अपने आप सीखेगा, सेल्फ लर्निंग होगा उसके अंदर, क्वांटम कंप्यूटेशन कर सकेगा, मॉलिक्यूल्स के बारे में होगा, नैनो टेक्नोलॉजी होगी। हर वो टेक्नोलॉजी जो हम चाहते हैं कि अभी हमारे पास हो, उस पे ये काम चल रहा है। यही पांचवा जनरेशन।
छठा जनरेशन नहीं है अभी कंप्यूटर का, उसके बारे में कोई भी जिक्र नहीं है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब हम जानेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इन पांचों जनरेशन्स की पूरी एक चार्ट मैंने बना करके आपको दे दिया हुआ है कि कौन से जनरेशन कब से लेकर कब तक रहा है, पहला जनरेशन, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। दूसरी चीज, ये टाइम ड्यूरेशन, फिर उसके बाद उसमें कौन सी टेक्निक यूज की गई थी। पहले वाले में वैक्यूम ट्यूब, फिर ट्रांजिस्टर, फिर उसके बाद से इंटीग्रेटेड यानी आईसी आया, फिर उसके बाद एलएसआई, वही आईसीज और इंप्रूव हो गए, फिर उसके बाद से अब अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन आजकल चलता है। मेमोरी के स्टोरेज की क्या कैपेबिलिटी थी, तो वो आपके फर्स्ट जनरेशन से शुरुआत होती है 1 KB, 100 KB, फिर उसके बाद स्टोरेज फैसिलिटी शुरू हुई। अभी तो स्टोरेज की कोई लिमिटेशन ही नहीं है, आप कितना भी स्टोरेज बना सकते हैं, कर सकते हैं। जो लैंग्वेजेस शुरू हुई है वो भी मैंने यहाँ पर आपको चार्ट बना करके दे दिया है, हर साल हर जनरेशन के साथ कौन कौन से लैंग्वेजेस यूज होने लग गए थे। अब हम लोग बात करेंगे कंप्यूटर के जनरेशन, मैंने बता दिया, कंप्यूटर कितने तरह के होते हैं वो मैंने बता दिया। अब जो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे वो होगा सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर निर्देशों का वो एक समूह है, यानी कमांड्स का एक बहुत बड़ा कलेक्शन है जो हार्डवेयर को बताता है कि काम कैसे करना है। दो तरह के हमारे बेसिकली सॉफ्टवेयर होते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जिसमें विंडोज आता है, लाइनक्स आता है, डॉस आप सुने होंगे, ठीक है, आप एप्पल में iOS सुनते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है MS वर्ड, या कोई गेम खेलते हैं आप, गेम डाउनलोड करते हैं, या कोई ब्राउजर। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर ही आता है आपको यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। मैंने यहाँ पर लिस्ट आपको बना करके दे दिया हुआ है इसको, ठीक है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का मतलब एंटीवायरस या डिस्क क्लीनर, किसी तरह का खास कोई सॉफ्टवेयर आप सिस्टम में रखते हैं उसको हम लोग बोलते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो ये हमारा हो जाता है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर अगर नहीं होगा, सॉफ्टवेयर को क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर का एक तरह से वो नर्व सिस्टम, जैसे हमारे शरीर में नसें हैं उसी तरह से सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में काम कर रहा है और हमारे काम को या कंप्यूटर को हमारी बात समझा रहा है या कंप्यूटर से हमारे काम कराने में हेल्प कर रहा है। नेक्स्ट जो हम लोग बात करेंगे वो होगी प्रोग्रामिंग। दोस्तों प्रोग्रामिंग बहुत ही जरूरी चीज होता है, लैंग्वेज जिसको हम लोग कहते हैं। जो सॉफ्टवेयर की मैं बात कर रहा था वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से ही तो बनता है, जिसको प्रोग्रामिंग भाषा भी आप कह सकते हैं। एक ऐसी भाषा जो मशीन समझता है और एक ऐसी भाषा जो हम समझते हैं, और इस दोनों के बीच में जो काम करता है वो होता है लैंग्वेजेस, जिससे सॉफ्टवेयर डेवलप कराए जाते हैं, जैसे C++, जावा, पाइथन, PHP इत्यादि। ये सारी चीजें आपके लैंग्वेजेस में आते हैं और इसी से जाकर के आपके सॉफ्टवेयर्स बनते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बारे में, एक एक करके पूरा डिटेल समझते हैं। सबसे पहले नंबर, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे डिवाइस के बारे में। डिवाइस यानी हार्डवेयर्स। अब सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर आप ऐसे कह सकते हैं कि ये दोनों एक वैन है और एक ड्राइवर है। अगर वैन ना रहे तो फिर चलाएंगे क्या, फिर तो कुछ है ही नहीं, कंप्यूटर का हार्डवेयर तो चाहिए। ड्राइवर ना रहे तो फिर वो चल नहीं सकता है। दोनों ही चीजें जरूरी है और दोनों ही एक दूसरे के लिए इंपॉर्टेंट भी है। दोनों चाहिए, ड्राइवर भी चाहिए और आपको वैन भी चाहिए। तो हार्डवेयर उसी तरह से काम करता है जिसके वजह से आपका कंप्यूटर एग्जिस्ट करता है। इसको बोलते हैं, जिस चीज को आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, उसको हम लोग हार्डवेयर बोलते हैं, ठीक है। इसमें दो कैटेगरीज मेनली बनाई गई है जिसके बारे में हमको आगे जानना है, जो एक होगा इनपुट और दूसरा होगा आउटपुट डिवाइसेस। सीधा सीधा आप ये कह सकते हैं हार्डवेयर वो चीजें हैं जो आपके कंप्यूटर से फिजिकली कनेक्टेड है, ठीक है। फिजिकली आप उसको छू सकते हैं, देख सकते हैं, जो फिजिकली रूप में एग्जिस्ट करता है उसको हम लोग हार्डवेयर बोलते हैं। दोस्तों अब हार्डवेयर में हम लोग बात करने वाले हैं उसके डिवाइसेस, जो मैंने आपको बताए थे इनपुट और आउटपुट। दो डिवाइसेस होते हैं आपको हार्डवेयर के अंदर और उसके बारे में फुल डिटेल्स हम लोग पता करने वाले हैं और सीखने वाले हैं। तो इनपुट डिवाइस क्या होता है, तो ये हार्डवेयर का वो कंपोनेंट होता है जिसकी मदद से हम कंप्यूटर को इंफॉर्मेशन भेजते हैं। ये वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बताया था, इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग और स्टोरेज, ये 4 स्टेप्स थे आपके कंप्यूटर के काम करने के। उसी में इनपुट डिवाइस होते हैं जिसके हेल्प से हम लोग कंप्यूटर को इंफॉर्मेशन या डेटा भेजते हैं, जिस पे वो हमारा काम करके प्रोसेस करके हमें देता है।
ये पूरी प्रोसेस होती है कंप्यूटर के अंदर। अब इनपुट डिवाइस में क्या क्या होते हैं वो एक एक करके हर वो इंपॉर्टेंट इनपुट डिवाइस जो आपको जानना चाहिए सबके बारे में हम बताते हैं। जैसे कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन, वेबकैम, टच पैड, स्कैनर, ये सब इनपुट डिवाइसेस होते हैं। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट जो इनपुट डिवाइस है वो होता है हमारा कीबोर्ड। दोस्तों, कीबोर्ड कंप्यूटर का सबसे बेसिक एंड सबसे इंपॉर्टेंट इनपुट डिवाइस होता है। इसका यूज हम टेक्स्ट टाइप करने के लिए करते हैं, कमांड देने के लिए करते हैं, शॉर्टकट यूज करते हैं, और फुल फॉर्म कहीं लिखना हो, कुछ पूरा डिटेल में टाइप करना हो, टाइप करना स्पेशलिस्ट का काम होता है। एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में लगभग 101 कीज होते हैं जो अलग अलग कैरेक्टर्स को टाइप करने के लिए अलग अलग कैटेगरीज में डिफाइन किया गया है। पूरा का पूरा मैं आपको कीबोर्ड का फिगर दिखा करके बता देता हूं कि ये किस तरह से काम करता है। और एक चीज आपको बता दूं, कीबोर्ड को जो डिजाइन किया गया है उसको ऐसे डिजाइन किया गया है कि आप इजीली टाइप कर सके। अब दिमाग में एक बात जरूर आती है, तो कीबोर्ड को डिजाइन ऐसे किया गया है कि हम इजीली टाइप कर सकें। फिर हमारे कीबोर्ड में लेटर्स इधर उधर क्यों होते हैं? जैसे ए के बाद बी बगल में क्यों नहीं होता है? बी यहां पर होता है, फिर सी इधर होगा, फिर डी ऊपर, ई ऊपर, एफ फिर कहीं और ढूंढिए। इस तरह से ये बिखरे हुए क्यों होते हैं? तो इसके पीछे का रीजन है, आपको जिन कीज को ज्यादा प्रेस करना होता है, बार बार यूज करना होता है, उन्हें मेन लाइन में यानी होम कीज के रूप में रख दिया जाता है, और जिन्हें कम प्रेस करना होता है उन्हें इधर उधर रखा जाता है। इस हिसाब से डिजाइन किया गया होता है। इनकी कैटेगरीज में सबसे पहले में आता है अल्फाबेट कीज। अल्फाबेट मतलब ये पूरे आपके सारे कीज जो कि आप यहां पर देख सकते हैं, ए से लेकर के जेड तक के सारे लेटर्स इसमें होते हैं जिनको आप टाइप करेंगे। फिर उसके बाद से आता है न्यूमेरिकल कीज, जहां पर आप नंबर्स टाइप करते हैं। वो 1 से लेकर 0 और 9 भी होता है। ये कीज यहां पर भी आपको होते हैं। न्यूमेरिकल कीज 2 जगह पे होते हैं। फिर उसके बाद से आता है फंक्शन कीज, जिसमें आपके पास F1 से लेकर के F12 तक के बटन होते हैं जिनको हम लोग फंक्शन कीज कहते हैं। फिर आते हैं एस्केप कीज, जिसके जरिए अब अलग अलग कीज क्या क्या फंक्शन करते हैं आपको एक पूरा वीडियो मिलेगा जिसमें प्रॉपर सिर्फ कीबोर्ड के बारे में ही रहेगा। हर कीज का प्रैक्टिकली फंक्शन करके मैं दिखा दूंगा। यहाँ पर मैं आपको पूरा फंडामेंटल से रिलेटेड बता रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर कुछ प्रैक्टिकल करके कंप्यूटर पे नहीं दिखा सकता। अभी आपको सारा थियरी में बता देता हूँ। न्यूमेरिकल कीज हो गए, अल्फाबेट कीज हो गए, एरो की होते हैं जिसके जरिए आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्शन में किसी भी अपने कर्सर को मूव कर सकते हैं। स्पेशल कीज होते हैं जैसे एंटर, कंट्रोल, शिफ्ट, अल्ट, विंडोज, ये सब कीज भी अपने अपने काम करते हैं। कीबोर्ड का बेनिफिट ये है कि ये यूजर को कंप्यूटर से डायरेक्ट कम्युनिकेट अलाउ करता है। अगर कीबोर्ड ना हो तो आप कैसे कम्युनिकेट करेंगे कंप्यूटर से? अगर हमें कोई फाइल ओपन करनी हो, डॉक्यूमेंट टाइप करना हो, इंटरनेट में कुछ सर्च करना हो, सब कीबोर्ड के थ्रू ही होता है। लैपटॉप में कीबोर्ड कॉम्पैक्ट होता है जिससे कि आपको अलग से कहीं पर कीबोर्ड रखने की जरूरत नहीं होती है, जगह कम लगता है, ट्रेवलिंग में आपको आसान भी होता है। बट वही डेस्कटॉप कंप्यूटर में आपको क्या करना होता है, कीबोर्ड साथ में नहीं रहता है, अलग से आपको कनेक्ट करके रखना पड़ता है, और बड़ा होता है डेस्कटॉप कंप्यूटर, इसीलिए मोबाइल की तरह आप यूज नहीं कर सकते हैं। तो ये आपका कीबोर्ड का इंटरफेस होता है जिसमें सभी कीज के अपने अपने फंक्शन होते हैं, अपने अपने काम होते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरे इनपुट डिवाइस जिसको कि हम लोग माउस कहते हैं, और इसका भी यूज हमारे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि कीबोर्ड का। माउस दोस्तों सिर्फ 2 ही 3 क्लिक रखता है अपने पास, बट आपके सारे काम आसान कर देता है। माउस को आप पॉइंटिंग डिवाइस भी कह सकते हैं, जो कंप्यूटर के स्क्रीन पे पॉइंटर को इधर उधर घुमाने कंट्रोल करने में हेल्प करता है। जहां कर्सर ले जाना हो बस जाइए और क्लिक कर दीजिए। कुछ ओपन करना है, कोई चीज बंद करना है, ये सीधा एक क्लिक में वो काम कर सकता है, आपको बस बटन पे क्लिक करना है। माउस से इजी होता है ये सारे के सारे काम। माउस से मैनुअली लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक 2 चीजें आप कर सकते हैं, और क्या इससे काम होता है मैं वो आपको क्लियर कर देता हूं। ये वाला आपका लेफ्ट क्लिक होता है जिससे कोई भी ऑप्शन चुनना है, कहीं पर क्लिक करना है, कोई फाइल ओपन करनी है, उसके ऊपर लेफ्ट क्लिक करना होता है। ये होता है आपका राइट क्लिक, जिससे आपको राइट क्लिक करने की जरूरत होती है
जिससे कोई मेनू वगैरह ओपन हो सके। ठीक है, सीधा सीधा कोई भी ओपन करना हो, कोई लिस्ट या कोई ऑप्शन, उससे इजीली आप इससे कर सकते हैं। अब बीच में होता है आपका स्क्रॉलिंग व्हील, जिससे आप पेज में ऊपर नीचे जा सकते हैं। ये टोटली 3 इसमें मेन बटन्स होते हैं जिसका यूज करते हैं। और केबल होता है जिससे आप कनेक्ट कर सकते हैं। वायरलेस भी माउस आता है जिसको आप यूज कर सकते हैं। सिर्फ एक छोटी सी डिवाइस होगी, अपने कंप्यूटर में कनेक्ट करके वायरलेस माउस चला सकते हैं। मॉडर्न माउस वायरलेस भी है और वायर के साथ भी है, जिससे टेबल पर बिना वायर का मेस हुए आप इजीली यूज कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं आगे के और भी डिवाइसेस के बारे में जो कि हमारे कंप्यूटर में इनपुट का काम करते हैं, जिसमें से सबसे पहले नंबर में आप देख सकते हैं स्कैनर दिया हुआ है। मैंने फिगर लगा दिया हुआ है, आपको समझने में चीजें आसानी होगी। स्कैनर का क्या काम होता है, तो स्कैनर के जरिए हम लोग स्कैन करके अपने डॉक्यूमेंट को, अपने किसी भी तरह के पेज को या कोई फॉर्म है उसको कंप्यूटर में इन कराते हैं। ये काम होता है स्कैनर का। जॉयस्टिक होता है, पॉइंटिंग डिवाइस भी कह सकते हैं पुराने टाइम में। जॉयस्टिक इसे बोलते हैं, जिससे गेम वगैरह में, सिमुलेशन वगैरह गेम हो तो उसमें ये काम आता है। बारकोड रीडर, जिसे आप लोग मॉल्स वगैरह में देखे होंगे, वहां पर सिस्टम में आपका जो भी प्रोडक्ट आप लेते हैं उसका डेटा पूरा भरा रहता है, एक स्कैन में अपने आप वहां पर लोड हो जाता है। ये सारा काम करने के काम आते हैं ये डिवाइसेस। जॉयस्टिक हो गया, पॉइंटिंग डिवाइस हो गया, या स्कैनर आप कहें। फिर इसके बाद से आगे बढ़ते हैं, हम लोग कुछ और इनपुट डिवाइसेस जानते हैं, जिसमें से माइक्रोफोन और कैमरा, ये 2 ऐसे डिवाइसेस हैं जिसके बिना आपके कंप्यूटर पे आवाज या पिक्चर इनपुट कराना पॉसिबल नहीं होगा। माइक्रोफोन ऐसा डिवाइस है जो हमारी आवाज का डिजिटल सिग्नल कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रॉनिक में और इसको कंप्यूटर तक पहुंचाता है। ये वॉइस रिकॉर्डिंग में भी काम आता है। वीडियो कॉलिंग के लिए आपके पास वेबकैम होना चाहिए, डिजिटल कैमरा जिसमें आप फोटोज खींचते हैं और कंप्यूटर में इन कराते हैं। तो ये सारी चीजें भी आपके इनपुट डिवाइस में आएंगी, जो एक साउंड और एक वीडियोस को रिकॉर्ड करने और कंप्यूटर में इनपुट करने में हेल्प करता है हमारा। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर के काम का रिजल्ट हमें दिखाते हैं, सुनाते हैं या प्रिंट करके हमें देते हैं। यानी कंप्यूटर का प्रोसेसिंग के बाद जो रिजल्ट आया होता है, जो भी इंफॉर्मेशन होता है, वो हम तक पहुंचती है आउटपुट डिवाइस की वजह से। वो आउटपुट डिवाइस के थ्रू आती हैं। कॉमन आउटपुट डिवाइसेस में 3 चीजें आती हैं, मॉनिटर, प्रिंटर और स्पीकर, या आप प्रोजेक्टर्स कह सकते हैं। हेडफोन भी है, स्मार्ट बोर्ड्स भी हैं, जिस पे आप अभी देख रहे हैं। ये आउटपुट डिवाइसेस का रोल होता है कि वो डिजिटल रिजल्ट को हमारे सामने प्रेजेंट करते हैं और ये यूजर फ्रेंडली होते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम लोग बात करें, आप पेपर पे कोई चीज समझा रहे हैं और स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, दोनों में अंतर है। स्क्रीन पर इमेज दिखाना, पेपर पर प्रिंट करना, ये इसके मेन काम है। स्पीकर के थ्रू आवाज को बाहर करना। अब हम लोग एक एक करके काफी डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले नंबर मॉनिटर की बात करते हैं। मॉनिटर विजुअल आउटपुट डिवाइस होता है जो कंप्यूटर के प्रोसेसिंग रिजल्ट को स्क्रीन पर दिखाता है। जो हम टाइपिंग करते हैं वो हमें यही स्क्रीन पर देखने को मिलता है। कोई भी पिक्चर ओपन करते हैं या कोई वीडियो चलाते हैं, सब कुछ मॉनिटर पर ही डिस्प्ले होता है। मॉनिटर की क्लैरिटी रिजोल्यूशन पर डिपेंड करती है। जितना रिजोल्यूशन हाई होगा उतनी इमेज शार्प और क्लीन होगी। मॉनिटर के टाइप्स है CTR मॉनिटर, जो पहले यूज होते थे, बल्कि एंड हैवी होते थे। अब LCD LED का जमाना है, जो स्लिम होता है, लाइट वेट होता है। पहले के टाइम का जो मॉनिटर है वो बहुत ज्यादा भारी होता था। LED में एक अलग ही टेक्नोलॉजी है, जिसके वजह से हमारा सबसे ज्यादा पॉपुलर आजकल का यही मॉनिटर, जिसको हम लोग डिस्प्ले बोलते हैं, ये रहता है। ये कहीं पर भी आप गेमिंग कर रहे हैं, ऑफिस वर्क कर रहे हैं, डिजाइनिंग, सब में इसका परफॉर्मेंस सबसे बढ़िया होता है। अब बात करेंगे हम लोग प्रिंटिंग डिवाइसेस के बारे में, जो कि 3 कैटेगरीज मैंने यहां पर आपको दिए हैं। टोटल 3 तरह के प्रिंटर्स होते हैं। पहला नंबर ये आपका होता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। देखिए, अब प्रिंटर का क्या काम होता है, तो प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जो डिजिटल डॉक्यूमेंट को पेपर पर प्रिंट करके देता है। ये ऑफिस का सबसे एसेंशियल पार्ट है। प्रिंटर अगर ना रहे तो आप कैसे प्रिंट करके निकालेंगे, जिसमें 3 मेन पार्ट है। पहला नंबर मैंने जैसे आपको बताया डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ये रिबन पर
पिन के जरिए हिट करता है, जिससे छोटे छोटे स्मॉल डॉट्स बनते हैं आपके पेज के ऊपर, जिससे लेटर वगैरह चीजें प्रिंट होती हैं। बहुत ज्यादा थोड़ा नॉइजी होता है। कार्बन कॉपी प्रिंट कर सकते हैं एक बार में 3-4 पेपर लगाकर, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में एक पेपर, फिर उसके ऊपर कार्बन, फिर पेपर, उसके ऊपर कार्बन, इस तरह से यूज करके 3-4 पेपर एक बार में इसके जरिए प्रिंट कर सकते हैं। इसमें ये जो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होता है, बट प्रिंट क्वालिटी काफी पुअर होती है। दूसरा आता है आपका इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर जो नॉर्मली सबसे ज्यादा लोग घरों में खरीदते हैं और यूज करते हैं, तो ये ड्रॉपलेट्स का यूज करता है। कलर प्रिंटर के लिए बेस्ट होता है। होम और ऑफिस का सबसे ज्यादा यूज होने वाला ये आपका प्रिंटर है। और इसी प्रिंटर का आप अगर नॉर्मली खरीदते जाएंगे तो यही प्रिंटर सबको ही आपको सजेस्ट करेगा, जिसमें आपको प्रिंटर के साथ साथ कई जगहों पे स्कैनर वगैरह भी साथ में मिल जाता है। बट स्कैनर फिर हमारा इनपुट डिवाइस होता है, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस होता है। तो इस चीज का थोड़ा क्लियर कंसेप्ट रखना है, दोनों एक डिवाइसेस नहीं है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं लेजर प्रिंटर का, जो हमारा तीसरा प्रिंटर होता है। लेजर प्रिंटर जो कि टोनर यूज करता है। टोनर मतलब एक पाउडर होता है जो कि इंक के रूप में यूज किया जाता है। ये काफी तेजी में फैलता है पेज के ऊपर, ठीक है, और प्रिंट क्वालिटी भी काफी अच्छी होती है। बिजनेस में स्कूल के प्रिंट्स करने हो उसके लिए परफेक्ट होता है। नोट्स वगैरह प्रिंट करने हैं ब्लैक एंड व्हाइट में, काफी सही रेट में आपको काम हो जाता है। हर प्रिंटर का यूज यूजर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से होता है। जिसको जोन से प्रिंटर की जरूरत होती है वो प्रिंटर रख सकता है। अब हम लोग बात करेंगे स्पीकर के बारे में। स्पीकर क्या होते हैं? तो देखिए दोस्तों, स्पीकर एक ऑडियो आउटपुट डिवाइस होता है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स को साउंड में कन्वर्ट करता है। यानी जो साउंड कंप्यूटर के अंदर डिजिटल फॉर्म में होता है, स्पीकर उसको एक्चुअल आवाज में बदल देता है। स्पीकर का यूज म्यूजिक सुनने, वीडियोस देखने, कॉल अटेंड करने और ऑनलाइन क्लासेस में होता है। आज ब्लूटूथ स्पीकर, होम थिएटर स्पीकर और स्मार्ट स्पीकर्स वाइडली यूज हो रहे हैं, जिसके जरिए आप इजीली आवाज को सुन सकते हैं, या वीडियो या मूवी देख रहे हैं तो उसके आवाज स्पीकर से आपको मिलते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कंप्यूटर के। मैंने इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइसेस के बारे में काफी अच्छे से आपको समझा दिया है। उम्मीद काफी समझ में आ गया होगा आपको, और कंसेप्ट ये पूरी तरह क्लियर हो गया होगा। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे सिस्टम यूनिट के बारे में। सिस्टम यूनिट क्या होता है, इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, यानी ये वो पार्ट है जो कि सबसे मेन और जरूरी है कंप्यूटर के अंदर घुस के उसके बारे में समझना, जिसे हम चलाने वाले हैं। उसमें कौन सी डिवाइस को क्या बोला जाता है, ये पूरा कंसेप्ट आपको क्लियर करने वाला हूं। यहां पर आप देख सकते हैं मैंने एक सीपीयू के अंदर का फोटो लगा रखा है, जिससे कुछ पार्ट्स आपको यहां पर मैंने हाईलाइट करके रखे हुए हैं। अगर हम सीधा सीधा बात करें तो ये जो पूरा बॉक्स है इसको हम लोग कैबिनेट बोलते हैं, जिसके अंदर कंपोनेंट्स लगे होते हैं जिससे हमारा कंप्यूटर चलता है। सिस्टम यूनिट कंप्यूटर का मेन बॉडी होता है। इसके अंदर कंप्यूटर के सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स फिट होते हैं। इसमें होता है मदरबोर्ड, सीपीयू, रैम, स्टोरेज डिवाइस, पावर सप्लाई, ग्राफिक्स कार्ड, साउंड कार्ड, कूलिंग फैन। ये सारे पार्ट्स मिलाकर कंप्यूटर को रन करते हैं और हमारे लिए काम करने लायक कंप्यूटर को बनाते हैं। सिस्टम यूनिट के बिना कंप्यूटर बिल्कुल भी काम नहीं कर सकता है। अब दोस्तों एक एक चीजें थोड़ा सा आपको दिखा देता हूं मैं यहाँ पर। जैसे यहाँ पर जो फर्स्ट नंबर में आपको दिया है, ये आपको पावर सप्लाई यूनिट है, जो कि कंप्यूटर के सारे पार्ट्स को पावर सप्लाई करता है। यहाँ से वायर होकर के आता है, हर एक चीज में जा जा करके ये कनेक्ट होता है, कंप्यूटर के अंदर लगे हुए पार्ट्स को पावर सप्लाई मिलता है। दूसरा नंबर यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपका सीपीयू होता है। ये छोटा सा चिप होता है जिसको कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं। यही माइक्रो प्रोसेसर है जिससे कि हमारा चलता है कंप्यूटर। कुछ इस तरह का ये दिखता है। फिर इसके बाद से नीचे आपको ग्राफिक्स कार्ड वगैरह होता है, जिससे कि वीडियो वगैरह और अच्छा क्वालिटी का आप चला के देख सकते हैं, जिसको वीडियो कार्ड भी कहा जाता है। यहाँ पर आपका रैम लगा होता है, ठीक है, कुछ इस तरह का दिखता है आपका रैम। और इन सारे केबल्स को हम लोग आईडीई केबल बोलते हैं, जिससे कि कंप्यूटर के सारे पार्ट्स आपस में कनेक्ट होते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं हार्ड डिस्क लगा है, कुछ इस तरह का होता है हार्ड डिस्क। आजकल हार्ड डिस्क का अपग्रेडेड वर्जन एसएसडी यूज हो रहा है, जिसको सॉलिड स्टेट ड्राइव बोला जाता है। तो थोड़ा सा ज्यादा तेज होता है वो।
तो इस तरह का कुछ हमारा दिखता है कंप्यूटर का सिस्टम यूनिट अंदर से। अगर इसमें से मैं मदरबोर्ड को निकाल करके अलग कर दूं तो फिर कैसा दिखेगा, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो मदरबोर्ड जो है कंप्यूटर का सबसे बड़ा सर्किट बोर्ड होता है। ये एक तरह का प्लेटफॉर्म होता है जहां सभी कंपोनेंट्स अटैच होते हैं। सीपीयू, रोम, रैम, हार्ड डिस्क, ग्राफिक्स कार्ड, साउंड कार्ड, यूएसबी पोर्ट, लैन पोर्ट, सारे के सारे पोर्ट मदरबोर्ड के ही सिस्टम में ही आकर के यहां पर कनेक्ट होते हैं। वही सारे पोर्ट्स इसी में अटैच होते हैं, इसी में इंस्टॉल होते हैं। मदरबोर्ड सारी डिवाइसेस के बीच कम्युनिकेशन मैनेज करता है। अगर मदरबोर्ड सही वर्क कर रहा है तो सिस्टम की पूरी फंक्शनैलिटी सही से काम करती है। अगर सही से काम नहीं कर रहा है तो सारा का सारा फंक्शन रुक जाता है। अब इसमें कुछ और भी चीजें आपको आती हैं सिस्टम में अंदर। अगर इसके साथ साथ अगर हम लोग देखें तो जैसे कि ग्राफिक्स कार्ड मैंने आपको बताया, साउंड कार्ड होते हैं। बस जैसे किसी भी कार्ड को अगर आप पलट के देखेंगे तो पीछे कुछ इस तरह का आपको दिखेगा, जिसको हम लोग बस बोलते हैं, जो कंप्यूटर में 0 और 1 को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करता है। ये इसका मेन काम होता है। जो 0 होता है और 1 उसको यहां से वहां ट्रेवल कराने में हेल्प करता है आपका बस। यानी सिंपली कहे तो तार के जरिए आप एक जगह से दूसरी जगह लाइन को लेकर के जाते हैं, वही काम ये करता है आपका बस। साउंड कार्ड साउंड की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए होता है। ग्राफिक्स कार्ड वीडियो में ग्राफिक्स की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए होता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि बस किसे कहते हैं। बस एक इलेक्ट्रॉनिक रोडवे है जिसके जरिए डिजिटल डेटा ट्रेवल करता है। यानी 1 और 0 कंप्यूटर के एक पार्ट से डिफरेंस पार्ट तक पहुंचते हैं। अगर बस फास्ट होगा तो कंप्यूटर की परफॉर्मेंस भी फास्ट होगी। साउंड कार्ड क्या है, तो इनपुट एंड आउटपुट को कंट्रोल करता है। इससे कंप्यूटर हाई क्वालिटी ऑडियो प्ले और रिकॉर्ड कर पाता है। ग्राफिक्स कार्ड क्या होता है, तो ये इमेज, वीडियो, एनिमेशन और गेम्स को स्मूथ दिखाने का काम करता है। ग्राफिक डिजाइनर्स, वीडियो एडिटर्स, गेमर्स हाई एंड ग्राफिक्स कार्ड का यूज करते हैं, तब जाकर के वो अपने काम को ज्यादा अच्छे तरीके से और आसानी से कर सकते हैं, ताकि उनका डिस्प्ले स्मूथ और पावरफुल हो। अब हम लोग बात करेंगे इसके अंदर मौजूद सीपीयू के बारे में, जो कि हमारे कंप्यूटर का सबसे इंपॉर्टेंट चीज भी होने वाला है। सीपीयू कंप्यूटर का ब्रेन होता है। किस तरह का दिखता है मैंने आपके सामने रख दिया है। ये आपके मदरबोर्ड के ऊपर कुछ इस तरह से सेट होता है। फिर इसके ऊपर हीट सिंक लगा होता है एल्यूमिनियम का। उसके ऊपर पंखे लगे होते हैं जो उसको ठंडा कर रहा होता है। तो दोस्तों सीपीयू बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। सीपीयू कंप्यूटर का ब्रेन है, ये सबसे पहले नंबर आपको क्लियर करना है। ये सारे कैलकुलेशन, डिसीजन, लॉजिक ऑपरेशन परफॉर्म करता है। सीपीयू के बेसिकली 3 पार्ट होते हैं, जिनको 3 हिस्सों में लिखा गया है। मैंने आपके सामने लिख दिया है। पहला नंबर होता है ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। दूसरा नंबर होता है कंट्रोल यूनिट। तीसरा नंबर होता है रजिस्टर यूनिट। एक एक करके सबको क्लियर करते हैं। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का मतलब क्या होता है, ये एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड लॉजिक कंपैरिजन जैसे काम करता है। ये स्पेशली इसका काम होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का। कंट्रोल यूनिट का क्या काम होता है, तो ये सीपीयू को बताता है कि कौन सा इंस्ट्रक्शन कब रन होगा। यानी कंप्यूटर के ट्रैफिक कंट्रोलर की तरह काम करता है। जैसे सड़क पे ट्रैफिक कंट्रोलर काम करता है, कौन सी साइड की गाड़ी पहले कब जाएगी। रजिस्टर यूनिट क्या होता है, ये सीपीयू के अंदर छोटे छोटे टेम्पोररी स्टोर्स एरिया होते हैं, जहां डेटा टेम्पोररी स्टोर होता है, रिलीज होता है। जब तक सीपीयू उसे प्रोसेस नहीं कर लेता, सीपीयू की स्पीड इतनी ज्यादा होती है, कंप्यूटर उतना पावरफुल होती है। तो ये सीपीयू ही है जो कि एक तरह से जैसे आदमी कितना तेज है, उसका दिमाग कितना तेज काम कर रहा है, उसी तरह से ये भी काम करता है। अब हम लोग बात करेंगे यूपीएस के बारे में। सीपीयू के बारे में मैंने आपको क्लियरली बता दिया काफी अच्छे से। अब हम लोग यूपीएस के बारे में बात करेंगे, जो कि कंप्यूटर के, अगर आप डेस्कटॉप चला रहे हैं तो ये बहुत ही जरूरी पार्ट है। अगर आप लैपटॉप चला रहे हैं तो इसकी जरूरत ही नहीं है। यूपीएस का फुल फॉर्म होता है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। एक ऐसा बैकअप डिवाइस होता है जिसके जरिए आप अपने कंप्यूटर को बैकअप दे सकते हैं। जब पावर कट होने पर भी आपका कंप्यूटर चले, कुछ मिनट मिल जाए, जिससे कि जैसे कंप्यूटर को डायरेक्टली बल्ब की तरह स्विच ऑन स्विच ऑफ नहीं कर सकते हैं, आपको इसको कंप्लीटली पावर चाहिए, जिसके जरिए क्या कर सकते हैं आप। अगर अचानक लाइट कट गई तो 5 मिनट समय होगा,
2 मिनट समय होगा कि आप अपनी फाइल सेव कर ले, सिस्टम को प्रॉपर शट डाउन करें, तब जा करके बंद करें। तो पावर कट के टाइम आपका डेटा लॉस नहीं होता है। और हम सिस्टम को प्रॉपरली शट डाउन कर सकते हैं। यूपीएस वोल्टेज फ्लक्चुएशंस को भी कंट्रोल करता है, कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करता है। अगर अचानक वोल्टेज अप हुआ, डाउन हुआ, तो उससे आपके सिस्टम को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये सीपीयू का आपका मेन काम होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कंप्यूटर के बॉडी के बारे में। जो सीपीयू है आपका, उसके बॉडी के बारे में, उसके फ्रंट इंटरफेस, उसके बैक इंटरफेस में कौन कौन से पार्ट होते हैं, क्या क्या कहाँ कहाँ लगता है। इसी चीज को हम लोग एक्चुअल में ATX बोलते हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड। ये वो पार्ट होता है। यहाँ पर थोड़ा मैं आपको और डिटेल में बताना चाहूंगा, क्योंकि ये पार्ट जानना बहुत जरूरी है। अगर आप एक बिगिनर है या कंप्यूटर आप चलाते हैं, तो कौन सा प्लग कहाँ लगेगा, कैसे आप कनेक्ट करेंगे, आपको अगर सब चीजें अलग अलग मिलती हैं तो असेंबल कैसे करेंगे अपने कंप्यूटर को। पहले नंबर आपको यहां से समझा दें हम, ये आपका पावर यूनिट होता है जहां पर मेन पावर केबल लगता है। पहले बैकएंड की बात कर लेते हैं हम लोग। तो यहां पर आपका पावर केबल लगेगा, जिससे कंप्यूटर में आपके सीपीयू में पावर आ जाएगा, जो आपका मेन बॉडी है। ठीक है। उसके बाद से यहाँ पर 2 पोर्ट दिए रहते हैं, जहां पर आप कीबोर्ड और माउस कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको USB भी आजकल मिल सकता है। इसको हम लोग बोलते हैं PS2। ये PS2 वाला डिजाइन होता है, जिसमें एक सर्कल होता है और 6 डॉट्स यानी कि पिन होते हैं, यानी 6 पिन वाला एक प्लग होता है। इसको PS2 बोलते हैं। हम लोग कीबोर्ड माउस कनेक्ट करते हैं। सीरियल पोर्ट, पैरेलल पोर्ट होते हैं, जिसमें आप प्रिंटर वगैरह कनेक्ट करते हैं। वीडियो पोर्ट होता है, जिसमें आपका केबल लगता है, जिसको हम लोग VGA केबल बोलते हैं, और जिसके जरिए आप मॉनिटर पे कुछ भी देख पाते हैं। आजकल इसके जगह पर HDMI पोर्ट देता है यहां पर बगल में, जिसमें आप कनेक्ट कर सकते हैं। USB कनेक्शन के लिए होता है। इंटरनेट चलाने के लिए लैन केबल के लिए रहता है, और पीछे कुछ ऑडियो इनपुट और आउटपुट का भी ऑप्शन दिया गया रहता है। फिर इसके बाद से नीचे स्लॉट्स होते हैं, जहां से और भी आप कनेक्शन कर सकते हैं। कंप्यूटर को ग्राफिक्स कार्ड या फिर कोई कार्ड लगाते हैं, तो यहां से उसके प्लग्स वगैरह आ जाते हैं। ये आपका फुल बॉडी यहाँ पर मैंने दिखा दिया, कुछ इस तरह से दिखता है अंदर से, जहां पर सभी पार्ट्स कनेक्ट किए जाते हैं। और ऐसा डिजाइन किया गया होता है, किसी भी चीज का किसी भी चीज से कोई कनेक्शन, मतलब इंटरफेस ना हो जाए कि एक दूसरे में शॉर्ट करे या कुछ प्रॉब्लम हो। ये फ्रंट इंटरफेस है, जहां पर सबसे ऊपर आपको DVD ड्राइव कनेक्ट करने के लिए रहता है, जिसमें आप कैसेट, CD कैसेट्स वगैरह लगा सकते हैं। यहाँ पर USB पॉइंट दिया रहता है, और माइक और स्पीकर के लिए भी बटन दिया हुआ रहता है, प्लग दिया हुआ रहता है लगाने के लिए पोर्ट। पावर बटन होता है, जिससे आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। आप देखिए, चीजें बस थोड़ी सी ऊपर नीचे दाएं बाएं हो सकता है, बट बटन सब लगभग यही रहेंगे। एक रीस्टार्ट बटन होता है, जिससे आपका कंप्यूटर हैंग कर रहा है, बीच में अटका हुआ है, तो आप बस एक क्लिक में कर सकते हैं। और कुछ LED बल्ब होते हैं, जो आप इंडिकेट करता है, आपको दिखाता है, जलते रहता है इसके सिस्टम में लाइट। तो ये कुछ तरह का आपका होता है इंटरफेस, जो कि आप देख सकते हैं। मैंने आपको दिखा दिया, पूरा क्लियरली समझा दिया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। और नेक्स्ट जो हम लोग बात करेंगे वो होगा मॉडेम। मॉडेम एक कम्युनिकेशन डिवाइस होता है, जो डिजिटल डेटा को एनालॉग में और एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करता है। टेलीफोन लाइंस एनालॉग सिग्नल पे काम करती हैं, और कंप्यूटर डिजिटल सिग्नल पे काम करता है। मॉडेम दोनों के बीच में, यानी डिजिटल और एनालॉग के बीच के ब्रिज का काम करता है। आज के इंटरनेट कनेक्शन, जिसमें ब्रॉडबैंड, फाइबर, केबल इंटरनेट, सब में मॉडेम का यूज होता है। ठीक है। तो इसका रोल कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, जिसके जरिए हम इंटरनेट चला पाते हैं। हम लोग इससे कंप्यूटर में या फिर अपने घरों में वाईफाई वगैरह यूज करते हैं। तो इसमें टेलीफोन लाइन का केबल आगे लग जाता है, और फिर ये वायरलेस कर देता है, जिसके हेल्प से आप चला सकते हैं, और इसके जरिए भी कनेक्ट करके चला सकते हैं। इसी को हम लोग मॉडेम बोलते हैं। अब मैंने आपको बता दिया कंप्यूटर कितने तरह के हैं, उसके जनरेशन, फिर उसके बाद से डिवाइसेस के बारे में, इनपुट आउटपुट, फिर उसके बाद से मैंने सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के भी बेसिक इंफॉर्मेशन आपको दे दिए। मैंने आपको कंप्यूटर के कंपोनेंट्स के बारे में सारा बता दिया। अब हम लोग बात करेंगे इसके अंदर मौजूद मेमोरी के बारे में, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कंप्यूटर का मेमोरी। दोस्तों, कंप्यूटर का मेमोरी जो है वो अलग अलग तरह के होते हैं, और अलग अलग काम से यूज भी किए जाते हैं कंप्यूटर द्वारा, जिनका अपना अलग रोल होता है। टोटली
मैंने यहाँ पर आपको पॉइंट करके दिया हुआ है। जो मेन आपका होता है वो होता है प्राइमरी मेमोरी, जिसको हम लोग रैम बोलते हैं। फिर उसके बाद से आता है सेकेंडरी मेमोरी, जिसको हम लोग HDD या SSD भी बोलते हैं। मैं यहाँ पर आपको पेन से दिखा देता हूँ, HDD SSD। फिर उसके बाद से आता है कैश मेमोरी भी, उसके बाद से रोम, वर्चुअल मेमोरी। इतने तरह की मेमोरीज होती हैं, हर एक के बारे में काफी अच्छे से डिटेल में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो मेमोरी से रिलेटेड आपको किसी भी तरह का कोई भी कंफ्यूजन नहीं रखने वाला है इस वीडियो को देखने के बाद। तो सबसे पहले नंबर हम लोग बात करेंगे प्राइमरी मेमोरी के बारे में, यानी जिसे हम लोग बोलते हैं रैम, जिसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। देखिए, ये सारे मेमोरी मिलकर कंप्यूटर को फास्ट, स्टेबल और पावरफुल बनाते हैं। जिसमें रैम का रोल होता है, ये आपके सीपीयू का सबसे पास होता है, ठीक है। रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है और ये टेम्पोररी मेमोरी भी होता है, जिसे हम चला रहे होते हैं। जब तक प्रोग्राम, आपका डेटा जो चल रहा होता है वो इसमें स्टोर होता है, यानी जैसे जो प्रोग्राम आप खोले हैं वो उस समय रैम में है, और जैसे ही आप उसको बंद करते हैं रैम में से गायब हो जाता है। कंप्यूटर जब बंद होता है तो रैम का डेटा भी डिलीट हो जाता है। रैम जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा प्रोग्राम्स एक साथ आप चला सकते हैं, उतने बड़े फाइल्स पे आप काम कर सकते हैं, और ये आपके कंप्यूटर को फास्ट भी करेगा, ठीक है। ये कुछ इस तरह से आपको दिखता है रैम, आप देख सकते हैं छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं। ये प्योरली आपका रैम का फिगर है। अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरे मेमोरी के बारे में, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी मतलब जिसमें हमारा पूरा डेटा स्टोर होकर रहता है। तो सेकेंडरी मेमोरी परमानेंट स्टोरेज होता है। इसमें डेटा कंप्यूटर बंद होने के बाद भी रहता है, यानी आपका कंप्यूटर बंद हो जाए तो भी उसका डेटा सेफ रहेगा। कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पर आपको लिख दिया है सेकेंडरी स्टोरेज में। जैसे ये आपका हार्ड डिस्क हो गया, जो आपके कंप्यूटर के अंदर लगा होता है, कुछ इस तरह से दिखता है, ठीक है। ये आपका एक्सटर्नल हार्ड डिस्क हो गया, HDD ही बोलते हैं इसको भी, ये भी HDD है। ये आपका पेन ड्राइव हो गया, ये सब, ठीक है। ये CD कैसेट्स हो गए, जो पुराने टाइम में हम स्टोरेज के लिए यूज करते थे, आजकल पेन ड्राइव से काम हो जाता है। इसको हम लोग SSD बोलते हैं, सॉलिड स्टेट ड्राइव, ये भी SSD है। अब SSD का क्या यूज रहता है, ये आपका जो स्पीड है, जो हार्ड डिस्क जो स्पीड देता था उससे कई गुना तेज स्पीड देता है। ये आपको लैपटॉप में लगता है और ये आपको कंप्यूटर में लगता है, ठीक है। तो ये आपका स्पीड काफी ज्यादा बढ़ा देता है, इसलिए ये नई टेक्नोलॉजी में ये यूज होती है। ये भी मेमोरी है, जो चिप आप लगाते हैं अपने फोन में या कैमरे में, वो भी मेमोरी कार्ड है। ये सब सेकेंडरी मेमोरी है। सेकेंडरी मेमोरी डेटा को लॉन्ग टर्म सेव करके रखने का काम करती है, जैसे मूवी, सॉफ्टवेयर, डॉक्यूमेंट, फोटो, गेम, सारा का सारा बैकअप आपका इसी में रहता है। कंप्यूटर जिस प्रोग्राम से चल रहा है वो प्रोग्राम भी इसी में स्टोर होकर रहता है। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट जो स्टोरेज है हमारा, मेमोरी है, वो है रोम। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। इसमें वो परमानेंट इंस्ट्रक्शन होते हैं जिन्हें कंप्यूटर स्टार्टअप के टाइम फॉलो करता है, यानी बूटिंग प्रोसेस रोम से स्टार्ट होता है, यहीं से, ये पहले से ही सीपीयू में सेव होता है, ठीक है। रोम का डेटा चेंज नहीं होता है, और इसमें स्टोरेज इंस्ट्रक्शन मशीन को बेसिक फंक्शन सिखाती है, यानी मशीन का बेसिक फंक्शन इसमें रहता है, जिससे ये प्रोग्राम आपका शुरू हो जाता है। फिक्स्ड इंस्ट्रक्शन वाली मेमोरी है, जो कंप्यूटर को स्टार्ट होने में हेल्प करती है। यही आपको क्लियरली समझना है। जैसे ये एक बायोस दिया हुआ है, ठीक है, बेसिक इनपुट आउटपुट का पूरा कमांड इसमें आपको रहता है। फिर उसके बाद आता है आपको कैश मेमोरी। ये क्या काम करता है, यहाँ पर मैंने कुछ फिगर इसको दिया है। एक्चुअली में जो ये मेमोरी होता है, ये सीपीयू के बिल्कुल पास होता है, मतलब रैम से भी ज्यादा नजदीक रहता है, और ये कंप्यूटर की सबसे फास्ट मेमोरी होती है। तो जब सीपीयू को कोई डेटा बार बार चाहिए होता है एक्सेस करने के लिए, तो वो इस मेमोरी के अंदर रख देता है, ठीक है। और रैम से ज्यादा पास करना होता है, मान लीजिए कि रैम से हमको चाहिए डेटा, और वहां से लाने के बजाय हम कैश से लेकर के आते हैं तो जल्दी आ जा रहा है, तो क्या करता है कंप्यूटर, रैम से लेने के बजाय कैश में स्टोर करके लेता है, और इसे प्रोसेसिंग की स्पीड आपके कंप्यूटर की कई गुना बढ़ जाती है। तो इस मेमोरी का भी स्टोरेज थोड़ा सा होना चाहिए। ये अभी के टाइम में आप खरीदते हैं तो अब बताया जाता है कि हाँ, आपके कंप्यूटर में ये कैश मेमोरी कितनी है, ठीक है। इसको केस मेमोरी भी बोलते हैं, केक मेमोरी भी बोलते हैं, कैशे मेमोरी भी बोलते हैं,
कई तरह से लोग प्रोनाउंसिएट करते हैं, आप जो चाहे बोल सकते। तो दोस्तों मैंने आपको मेमोरी के बारे में पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बता दिया है। एक लास्ट वर्चुअल मेमोरी होता है, जब रैम को और कंप्यूटर को रैम की ज्यादा जरूरत पड़ती है तो वो आपके रोम में से ही कुछ और मेमोरी को लेता है और अपने काम को तेज करने के लिए यूज करता है। ठीक है, उसे वर्चुअल मेमोरी बोलते हैं। उसे ऐसे हम फिजिकली ऐसे ऐड या लेस नहीं कर सकते या नहीं लगा होता है, वो कंप्यूटर अपने से क्रिएट करता है, उसको बोलते हैं वर्चुअल मेमोरी। उम्मीद है आपको फंडामेंटल का ये चैप्टर बहुत पसंद आया होगा। मैंने काफी डिटेल में आपको बताया हुआ है, किसी भी तरह के कोई भी ऑप्शन को नहीं इसमें स्किप किया हुआ है, चाहे वो जनरेशन हो, चाहे वो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर हो, चाहे इनपुट हो या आउटपुट डिवाइसेस हो, या मेमोरी के बारे में हो, सॉफ्टवेयर के बारे में और हार्डवेयर के बारे में पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको दे दिया है। इस वीडियो में कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक सीखते रहिए।